वेलकम टू गेट एक्सलेंस। मैं बीके सिंह। आज इस एनालॉग कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंदर हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है एंगल मॉड्यूलेशन। तो इसके पहले हमने देख रखा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के हमने ये देखा था कि मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग हमारा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता था, तो उसे बोलते थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब आ रहा है एंगल मॉड्यूलेशन। तो एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एंगल ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर हमारा एंगल ऑफ कैरियर सिग्नल चेंज होगा तो उसे हम बोल देंगे एंगल मॉड्यूलेशन। तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं विथ एंगल मॉड्यूलेशन। तो एंगल मॉड्यूलेशन क्या होता है कि एंगल ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस एंगल ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो उसे हम बोल देंगे एंगल मॉड्यूलेशन। अब एंगल होता क्या है किसी सिग्नल के अंदर? तो अगर मैं किसी सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन करूं, सपोज एमटी ले लेता हूं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल इज एम, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, एंड कोसाइन ले रहा हूं तो कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाई लिख सकता हूं। तो इसे बोलते हैं फेज, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम इसको बोलते हैं एंगल। तो इस एंगल यानी इस मैसेज सिग्नल के एंगल के अकॉर्डिंग अगर हमारा कैरियर सिग्नल का एंगल चेंज हो तो उसे हम बोल देते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। तो ये हुआ हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी, और फेज प्लस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल। तो ये हमारे पास आया इसका डेफिनेशन। अब इसके दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स क्या हैं हमारे पास? एक तो आता है एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर, एक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एज वेल एज फेज मॉड्यूलेशन। तो अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होगा कि अगर मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारा कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज हो तो उसे हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और अगर मैसेज सिग्नल की फेज के अकॉर्डिंग अगर हमारा कैरियर सिग्नल का फेज चेंज हो तो उसे बोल देंगे हम फेज मॉड्यूलेशन। तो ये 2 टाइप के मॉड्यूलेशन हैं, इसको हम एक-एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले इनका रिप्रेजेंटेशन देखना ज़रूरी है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी और फेज़ जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि एंगल मॉड्यूलेशन का यूज़ कहाँ-कहाँ होता है। तो एंगल मॉड्यूलेशन का यूज़ होता है हमारे पास कमर्शियल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, उसके बाद साउंड ट्रांसमिशन जो हम टेलीविज़न सिग्नल के अंदर देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास ऑडियो और वीडियो दोनों आता है। तो वीडियो के लिए तो हम वेस्टिजियल साइडबैंड ट्रांसमिशन लेते हैं जो कि उसका बैंडविड्थ फिक्स रहता है, और उसके अंदर जब हम ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो वो ट्रांसमिट करते हैं यूजिंग एंगल मॉड्यूलेशन। तो इसके अंदर टीवी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेशन जो हम यूज़ करते हैं ऑडियो के लिए। नेक्स्ट है टू वे मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। तो मोबाइल के अंदर भी जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और प्लस माइक्रोवेव सिस्टम्स के अंदर, तो इन सब के अंदर एंगल मॉड्यूलेशन का यूज़ होता है। उसके साथ-साथ अगर एडवांटेज ओवर एम देखें, क्योंकि हमने पहले देख रखा है एम, एम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और अब हम देख रहे हैं एफएम। एफएम प्लस अगर बात करें तो पीएम। तो पीएम मीन्स फेज मॉड्यूलेशन। तो एडवांटेज ओवर एम देखें कि इन दोनों का एडवांटेज क्या होता है? तो फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस सिंस एम इज़ नॉइज़ी देन एफएम। अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें तो नॉइज़ का जो इफ़ेक्ट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू एम। क्यों? क्योंकि अगर मैं नॉइज़ की बात करूँ तो किसी भी सिग्नल में नॉइज़ क्या होता है, हमेशा एम्पलीट्यूड को ही इफ़ेक्ट करता है। फ्रीक्वेंसी के अंदर नॉइज़ का कंपोनेंट को हम डायरेक्टली सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे सिग्नल के अंदर एम्पलीट्यूड के अंदर वेरिएशन हो रहा है, तो नॉइज़ उस एम्पलीट्यूड के वेरिएशन को ही चेंज करता है। तो नॉइज़ का इफ़ेक्ट एम के अंदर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉइज़ इफ़ेक्ट इन एफएम। ये हमारे पास आ गया फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस सिंस एम इज़ नॉइज़ी देन एफएम। उसके बाद हमें पता है कि एफएम जो होता है वो उसका जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर काम करता है, दैट इज़ इक्वल्स टू 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर। तो ये हमारा एफएम का रेंज है। एंड इसके अंदर फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब हम ऑलरेडी देख चुके हैं
जब एम रिसीवर के अंदर देख रहे थे, तो एम रिसीवर के अंदर 3 पैरामीटर थे, सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी एंड फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब था कि वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल को रिकवर करने के बाद उसको वापस से फिज़िकल सिग्नल को यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ जो मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट किया था, उसकी प्रॉपर्टी को डिकोड करे यानी उसको एज़ इट इज़ रिकंस्ट्रक्ट करे, तो उसे हम बोलते हैं फिडेलिटी। तो ये क्या करता है, पीएम हाई डिग्री ऑफ फिडेलिटी को प्रोवाइड करता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ एम का विथ रिस्पेक्ट टू एंगल मॉड्यूलेटेड सिस्टम, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम था, वो लीनियर था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे दैट आर लीनियर, तो उसके अंदर हम सुपरपोज़िशन अप्लाई कर सकते थे कि जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोज़ हो रहे हैं। लेकिन एंगल मॉड्यूलेशन क्या है हमारे पास, नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन है, तो इसके अंदर सुपरपोज़िशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इससे भी हमारा नॉइज़ का इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो हमने कैरियर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे देखिए वो है एक्स सी टी इक्वल्स टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाई टी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास फेज़ इंस्टेंटेनियस फेज़ की अगर बात करें तो दैट इज़ गिवन बाय ओमेगा सी प्लस थीटा टी। और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज़ गिवन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फेज़ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास ओमेगा आई टी इक्वल्स टू डी थीटा आई बाई डी टी। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा सी प्लस डी फाई बाई डी टी। तो ये हमारे पास आ गया फाई टी एंड डी फाई बाई डीटा आर रिफर्ड एज इंस्टेंटेनियस फेज एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो ये हमारे पास ये देखिए फाई थीटा हमारे पास ये है और डी फाई बाई डी थीटा ये है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक है इंस्टेंटेनियस फेज एंड एक है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। तो ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा आई बात करूँ तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारे पास, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो इसी को हम यूज़ करके एफएम का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का और फेज़ मॉड्यूलेशन का, इन दोनों का क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि एक्सप्रेशन बेस्ड क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं गेट के अंदर कि आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड देन आपसे पूछ लेगा कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या है या मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है इन अ गिवन एक्सप्रेशन। तो आपको उस समय स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करने के बाद उस वैल्यू को कंपेयर करेंगे और फिर फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करेंगे तो डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर पाएँगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फेज़ मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस फेज़ डेविएशन ऑफ अ कैरियर इज़ प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल। तो फाई टी की बात करूँ तो फाई टी इज़ नथिंग बट केपी टाइम्स ऑफ एमटी। अब केपी क्या है? यहाँ पे देखिए पहले तो फाई टी क्या था? फाई टी था हमारा ये, इसको हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं केपी टाइम्स ऑफ एमटी से। तो ये क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है ये हमारा इंस्टेंटेनियस फेज़ डेविएशन ऑफ कैरियर इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई टी इक्वल्स टू केपी टाइम्स ऑफ एमटी। केपी उसको बोलते हैं फेज़ डेविएशन कांस्टेंट। केपी हमारे पास फेज़ डेविएशन कांस्टेंट है जिसका यूनिट होता है रेडियन पर वोल्ट एंड एमटी क्या है हमारे पास, मैसेज सिग्नल। तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि इंस्टेंटेनियस फेज़ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कैरियर का फेज़ चेंज होता है एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केपी टाइम्स ऑफ एमटी, तो केपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज़ डेविएशन को। उसी तरीके से फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर ये था फेज़ मॉड्यूलेशन के अंदर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हम डी फाई बाई डी टी को रिप्रेजेंट करेंगे के एफ इंटू एम टी। क्योंकि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमारे पास डी फाई बाई डी टी था, तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू के एफ टाइम्स ऑफ एम टी। यहाँ पे देखिए सिर्फ फाई टी है और ये डी फाई बाई डी टी है, तो ये जस्ट नॉर्मल हमारे पास फेज मॉड्यूलेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ फेज इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो हमने इस फेज का डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास हो गया इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। और अगर इसके अकॉर्डिंग हमारा कैरियर सिग्नल डेविएशन के अकॉर्डिंग कैरियर इज प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल,
तो ये देख सकते हैं डेफिनेशन, द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ कैरियर इज प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल, देन इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और यहाँ KF क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी डेविएशन कांस्टेंट, और इसका जो यूनिट है वो है रेडियन पर सेकंड पर वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट रेडियन पर वोल्ट है और इसका रेडियन पर वोल्ट और पर सेकंड या पर सेकंड पर वोल्ट, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये 2 चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसी से हमारा एग्ज़ैक्ट जो एक्सप्रेशन है एफएम का, वो हम फाइंड आउट कर पाएँगे। तो अगर इसी के अंदर देखें कि हमारे पास d∅dt इक्वल्स टू दे रखा है kf टाइम्स ऑफ mt। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा d∅, यहाँ पे आ जाएगा d∅, विथ रिस्पेक्ट टू dt का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहीं पे कर देते हैं, तो आ जाएगा kf, इंटीग्रेशन ऑफ mt को हमने ले लिया m लैम्डा d लैम्डा प्लस कांस्टेंट इज फाई t नॉट, फेज एट टाइम इक्वल्स टू 0। तो हमने इनिशियल एंगल को अज्यूम कर दिया, ये इसको बोलते हैं इनिशियल एंगल। इनिशियल एंगल पे हमने अज्यूम किया कि इनिशियल एंगल हमारा 0 है, तो इसको फाई t इक्वल्स टू 0 रख दिया। तो हमारे पास जो फाई t आया है वो kf इंटीग्रेशन ऑफ m लैम्डा d लैम्डा, या इसको लिख सकते हैं kf इंटीग्रेशन ऑफ mt dt। अब ये क्या है हमारे पास फेज, तो अगर हम दोनों का एक साथ लिखें, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, तो ये हमारे पास, ये देखिए AC cos ओमेगा CT प्लस KPMT फॉर फेज मॉड्यूलेशन। और ये वाला जो पार्ट है जो हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर रखा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ फेज इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, तो हमने डिफरेंशिएट करके वापस फेज निकाला, तो इंटीग्रेट किया तो हमारे पास इंटीग्रेशन टर्म आया। तो यहाँ पे देखिए AC cos ओमेगा CT प्लस, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, KF इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू टी और जस्ट नॉर्मल इंटीग्रेशन ऑफ mt इंटू डी टी, ये किसके लिए हमारे पास एफएम के लिए। तो ये 2 एक्सप्रेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है हमारा फेज मॉड्यूलेशन के लिए और एक है हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के अंदर। अगर कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन आ गया कैलकुलेशन बेस्ड, तो वो 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और फिलअप भी आते हैं। तो इसके अंदर ध्यान रखिए कि ये दोनों एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एज़ कम्पेयर टू, या एज़ कम्पेयर टू द गेट सिलेबस, क्योंकि हम अगर थ्योरेटिकल के अंदर जाएँ तो भले ही इन बेसिक्स पे क्वेश्चंस ना पूछे हो, बट एक्चुअल जो आता है वो इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे मैसेज सिग्नल जो लिया था एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं मैसेज सिग्नल को एम कॉस ओमेगा एमटी ले लूँ, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा इंस्टेंटेनियस फेज़ कैसे चेंज होगा, या फेज़ डेविएशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसे होगा। तो फाई टी इक्वल्स टू केपी एम कॉस ओमेगा एमटी आ गया, क्योंकि केपी एमटी की जगह यहाँ देखिए केपी एमटी की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्या, वैल्यू दैट इज़ एम कॉस ओमेगा एमटी, यानी कि मैसेज सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो फाई टी की जगह आ जाएगा केपी एम कॉस ओमेगा एमटी फॉर फेज मॉड्यूलेशन सिग्नल, एंड फेज इज केएफ अपॉन एम अपॉन ओमेगा एम साइन ओमेगा एमटी। अब ये कैसे आया, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, यहाँ पे देखिए इसी के अंदर अगर मैं इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करता हूँ, कीपिंग एम टी इक्वल्स टू, एम टी की जगह लिख देता हूँ कॉस ओमेगा एम टी और ये ए एम। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर देखिए के एफ इंटीग्रेशन ऑफ ए एम कॉस ओमेगा एम टी डी टी, तो ये क्या आ जाएगा, के एफ तो एज इट इज़ है, ए एम कॉन्स्टेंट है, अपॉन कॉस ओमेगा का डिफ्रेंसिएशन होता है साइन ओमेगा अपॉन ओमेगा एम इंटू, तो ये वाला टर्म है ये यहाँ पे आया है फेज की फॉर्म में। तो देखिए केफ एम अपॉन ओमेगा एम, तो यहाँ रहे केफ
AM upon omega m to sin omega mt for phase for frequency modulated signal। तो ये जस्ट फेज है कि दोनों का फेज कैसे चेंज होगा पीएम के अंदर और एफएम के अंदर। अब एग्जांपल बात करते हैं कि स्टैंडर्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऑफ एफएम का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है फॉर एफएम केस मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज xt इक्वल्स टू AC cos ओमेगा CT प्लस बीटा इंटू साइन ओमेगा MT। अब बीटा क्या होगा दोनों केस के अंदर वेरिएबल होगा। बीटा क्या होगा यहाँ पे देखिए, बीटा इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बीटा इक्वल्स टू KF AM अपॉन ओमेगा m कब होगा यहाँ पे देखिए किस केस में था ये हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में। तो फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी फैक्टर या BF इक्वल्स टू KF AM अपॉन ओमेगा m लिख सकते हैं। और यहाँ पे फॉर फेज मॉड्यूलेशन जो हमारे पास डेविएशन है या मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसका क्या आ जाएगा हमारे पास KP इंटू AM। तो ये हमारे पास KP इंटू AM आया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या है। तो हम डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं कि जब भी हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लेते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड इनटू फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी फैक्टर डिवाइडेड बाय ओमेगा m ये हमारे पास आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम। और यहाँ पे जस्ट फेज सेंसिटिविटी इनटू एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज नोन एज फेज सेंसिटिविटी फॉर फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये तो था हमारे पास बेसिक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस फॉर्मूले पे और इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डायरेक्टली तो इस एक्सप्रेशन को याद रखना है आपको। इसी एक्सप्रेशन में हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाती हैं एफएम और पीएम के लिए। एफएम में क्या रखना है और पीएम में क्या रखना है, वो जस्ट आपको बीटा की वैल्यू रखनी है। बीटा यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एफएम रखना है तो एफएम आ जाएगा और पीएम रखना है तो फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए आ जाएगा। अब इसी के अंदर देख लेते हैं बैंडविड्थ रिलेशन क्या होता है या इसको हम बोलते हैं कार्सन्स रूल। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं प्रीवियस गेट के अंदर। तो ये बोल रहा है कि पावर एंड बैंडविड्थ ऑफ एफएम कंसिडरेशन करते हैं अगर एंगल मॉड्यूलेशन की, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट large portion of the total power almost 98% is confirmed to be some finite bandwidth। अगर हम बात करते हैं कि टोटल पावर क्या होता है कि ऑलमोस्ट 90% इज कन्फर्म टू द फाइनाइट या फिर सम फाइनाइट बैंडविड्थ, यानी कि जो हम बैंडविड्थ सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे पावर को कवर कर लेता है ये। अब देखते हैं फॉर सिंगल टोन मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल इज गिवन बाय। सिंगल टोन का मतलब अगर मैं सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी एक ही मैसेज सिग्नल एक ही फ्रीक्वेंसी का और एक ही फ्रीक्वेंसी का मैसेज सिग्नल को मैं मॉड्यूलेट कर रहा हूँ ओवर अ कैरियर, कोई भी कैरियर ले सकता हूँ, तो उसे बोलते हैं हम सिंगल टोन। और उसके अंदर अगर मैं बैंडविड्थ की बात करता हूँ तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला गिवन है दैट इज बीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बैंडविड्थ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 1 इंटू एफएम। जहाँ पे बीटा क्या है, बीटा इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। डेल्टा एफ को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, यानी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ वेरी हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बैंडविड्थ बैंडविड्थ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एफ प्लस एफ एम। इसको हम बोलते हैं कार्सन्स रूल। कार्सन्स रूल है बैंडविड्थ निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी के अंदर, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर अगर मैं बैंडविड्थ निकालना चाहता हूँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, तो वो कार्सन्स रूल से हम निकाल सकते हैं। दैट इज गिवन एज 2 इंटू डेल्टा एफ इज फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस एफ एम, यानी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम देखना चाहते हैं कि जो बीटा की वैल्यू है, बीटा यानी कि हमारे पास क्या था, डेविएशन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बीटा हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स था, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम एफएम को बता सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ वाइड बैंड एफएम और नैरो बैंड एफएम। तो वाइड बैंड एफएम और नैरो बैंड एफएम का डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू डिपेंड करती है हमारे बीटा पे, यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू काफ़ी कम हो एज़ कम्पेयर टू 1, यानी 1 से अगर बहुत कम हो बीटा की वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं नैरो बैंड एफएम।
या NBFM। अगर उसी केस में बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, यानी बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, तो उसे हम बोल देते हैं वाइड बैंड सिग्नल या वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो नैरो बैंड और वाइड बैंड में डिफरेंशिएशन यही है कि हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की रेंज क्या आ रही है। 1 से कम है तो हम नैरो बैंड कंसिडर कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा है तो उसको वाइड बैंड कंसिडर करते हैं। तो इसके अंदर नैरो बैंड इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू एम ही होता है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ भी ट्वाइस ऑफ एफएम होती है। तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑफ नैरो बैंड एफएम एंड एएम आर सेम। लेकिन वाइड बैंड के अंदर जो है लिमिटेशन, वो वाइड फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए काम में आता है। तो इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होगी वो मच लार्जर देन एएम होगी या मच लार्जर देन नैरो बैंड एफएम होगी। तो चलिए इसके अंदर जो कंसिडरेशन लिया हुआ है कि कुछ नैरो बैंड के पॉइंट्स दे रखे हैं और कुछ वाइड बैंड के पॉइंट्स दे रखे हैं। तो नैरो बैंड के पॉइंट्स या फिर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन क्या है और वाइड बैंड के इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन क्या है, वो देख लेते हैं। हम जैसे एम के अंदर डीएसबी सिग्नल हमने देखा था। डीएसबी सिग्नल क्या था? डबल साइड बैंड। डबल साइड बैंड क्या था? हमारे मॉड्यूलेशन के अंदर यूज़ आ रहा था एम के अंदर। तो नैरो बैंड एफएम इज़ सिमिलर टू डीएसबी और एम, यानी ये सेम है या सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू एम। एंड बैंडविड्थ ऑफ नैरो बैंड एफएम इज़ सेम एज़ एम। उसका क्या होता था? ट्वाइस ऑफ एफएम, और नैरो बैंड एफएम के अंदर भी इसकी बैंडविड्थ क्या है? ट्वाइस ऑफ एफएम। अब नैरो बैंड एफएम हैज़ नो इन्हेरेंट एडवांटेज ओवर एम एक्सेप्ट अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज़। अगर मैं नैरो बैंड की एडवांटेज की बात करूँ एज़ कम्पेयर टू एम, तो नैरो बैंड का सिर्फ एक ही एडवांटेज है नैरो बैंड एफएम का, कि वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे भी वर्क कर सकता है। बट वेयर एज़ एम अल्ट्रा बैंड या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे अच्छे से काम नहीं कर पाता। अब देख लीजिए इसके अंदर जो नैरो बैंड एफएम है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेप होता है जो वाइड बैंड एफएम को जनरेट करने के लिए काम में आता है। तो अगर मैं वाइड बैंड के जनरेशन की बात करूँ, तो बिना नैरो बैंड के हम वाइड बैंड सिग्नल को जनरेट नहीं कर सकते। तो नैरो बैंड क्या है? इंटरमीडिएट स्टेप है वाइड बैंड सिग्नल को जनरेट करने के लिए। अब ये सिंपल सा दिया हुआ है कि नैरो बैंड कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, तो इट इज़ यूज़्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज़ सच एज़ पुलिस, वायरलेस, एम्बुलेंस। ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं नैरो बैंड एफएम को, वो इन जगहों पे करते हैं। अब देखते हैं वाइड बैंड एफएम का, तो वाइड बैंड के अंदर हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं कि बीटा की वैल्यू जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, और मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी हमारी 30 हर्ट्ज़ टू 15 किलोहर्ट्ज़। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो होता है इसके अंदर, वो होता है प्लस माइनस 75 किलोहर्ट्ज़। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी आगे जब डिटेल डिस्कस करेंगे इसके जनरेशन ऑफ नैरो बैंड एज़ वेल एज़ वाइड बैंड के अंदर कि कौन-कौन सी फ्रीक्वेंसी कवर होती है। और भी देख लेते हैं कि अलाउएबल बैंड पर चैनल इज़ 200 किलोहर्ट्ज़, यानी कि अगर बैंडविड्थ एक चैनल की मिनिमम कितनी अलाउ कर सकते हैं, वो है हमारे पास 200 किलोहर्ट्ज़ की। नीड लार्जर बैंडविड्थ टिपिकली 15 टाइम्स दैट ऑफ नैरो बैंड, यानी कि देख लो कि अगर मैं नैरो बैंड के अंदर बात करूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 एफएम है, तो वाइड बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम होती है। तो आइडियल की बात करूँ तो आइडियल फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट अगर हम बात करते हैं वाइड बैंड एफएम के अंदर, तो वो ऑलमोस्ट आइडियली इनफ़ाइनाइट होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पूरे बैंड को यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ना कुछ बैंड फिक्स रखना पड़ता है। तो इसलिए हमने माना है कि जो इसकी बैंडविड्थ है वो टिपिकली मोर देन और इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ नैरो बैंड होता है। अब ये हमारे कहाँ यूज़ होता है? एंटरटेनमेंट के अंदर, यानी ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हो गया, टेलीविज़न के अंदर हो गया, जो हम एफएम यूज़ करते हैं। तो एफएम हम नॉर्मल भी देखते हैं कि सिटी के अंदर भी यूज़ करते हैं, जो होता है हमारा 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़। और इसी बैंड के अंदर अलग-अलग चैनल सेलेक्ट होते हैं। अलग-अलग चैनल्स की जो बैंडविड्थ होती है, वो मिनिमम होनी चाहिए 200 किलोहर्ट्ज़ की। यानी अगर कोई चैनल 88.2 मेगाहर्ट्ज़ पे है, तो नेक्स्ट चैनल 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पे ही होगा। उसके बीच में कोई भी चैनल असाइनमेंट सेम सिटी के अंदर पॉसिबल नहीं है, कि अगर इसके अंदर वाली असाइनमेंट कर देंगे तो क्या होगा, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट
जो होगी बैंड पास फ़िल्टर की यानी कैरियर, तो उसके अंदर जो सेलेक्टिविटी प्रॉब्लम है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो सेलेक्ट नहीं कर पाएँगे एग्ज़ैक्ट चैनल को और फिर 2 चैनल एक साथ मिक्स हो जाएँगे, तो हमारे पास जो एफ़एम के 2 चैनल के सिग्नल एक साथ ही एक ही चैनल पे रिसीव होने लगेंगे। तो इसलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है वो 200 किलोहर्ट्ज़ की रखी है, जो कि हमेशा स्पेस्ड होती है किसी भी एफ़एम चैनल के अंदर। तो ये हम ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं विद दीज़ पैरामीटर्स। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एफ़एम को जनरेट कैसे कर सकते हैं और इनके बीच में रिलेशन क्या है? अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अगर आप लोगों को ये चैनल समझ में आ रहा है और इस चैनल पे आप लोग चाहते हैं कि कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे कि क्वेश्चंस एग्ज़ैक्टली क्या पूछे जाते हैं, उन सबको आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को रेगुलर सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफ़िकेशन को ऑन रखें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हों वो सब आप तक पहुँचे और जितने भी गेट एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के साथ-साथ जो भी गेट एस्पिरेंट्स और भी लोग हैं, जो इस चैनल को देख पा रहे हैं, वो सब गेट में सक्सेसफुल हों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।